हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज एमए फाइनल की ज्योग्राफी में अपन ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, विगत 2 क्लासों में अपन ने ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। इसके अलावा अपरंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा के, वो ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, समुद्री तापीय रूपांतरण ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, समुद्री तापीय रूपांतरण ऊर्जा क्या होती है, या जैविक ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भूतापीय ऊर्जा है, समुद्री भूतापीय ऊर्जा, वर्तमान समय में जो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती जो आवश्यकताएं हैं और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो विकास हो रहा है, तो प्रत्येक देश में जो आर्थिक विकास का आधार होता है वो वहाँ की ऊर्जा संसाधन पर निर्भर करता है। और इस ऊर्जा संसाधन की पूर्ति के लिए वर्तमान कुछ एक यानी कि वर्षों पहले एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढे गए हैं, और इन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा शामिल है। अब इन ऊर्जा में समुद्री तापीय जो रूपांतरण ऊर्जा होती है, ये क्या होती है? देखो, समुद्री तापीय रूपांतरण जो ऊर्जा होती है, समुद्र का जो जल होता है, समुद्र के जल में तापमान में परिवर्तन रहता है, यानी उसकी गहराई के साथ, उसको यूँ कहें कि ये जो लंबवत गहराई है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत, ये तो लंबवत इसकी गहराई है, या तो उसकी इस प्रकार लंबवत गहराई में, या क्षैतिज यानी कि स्थिति में। ये जैसे समुद्र है, जैसे जैसे इसके भीतर आएंगे तो भीतर में इसके जो तापमान है वो कम होता जाता है। इसका भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान रहता है, लेकिन फिर भी जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ता है? इस ऊपरी समुद्री तल पर पड़ता है। तो यहाँ जो तापमान है, तापमान समुद्र का औसत जो एवरेज तापमान रहता है वो कितना रहता है? 27 डिग्री सेल्सियस, ये समुद्री तल का औसत तापमान रहता है। लेकिन जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं तो तापमान में परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका जो वेरिएशन है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? 500 से 1000 मीटर, 500 से 1000 मीटर, 500 से 1000 मीटर के बीच में जैसे ही अपन गहराई में जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती है, मतलब तीव्र गति से गिरावट आती है, और फिर ये धीरे धीरे गिरावट आती है। तो इस प्रकार सतह का तापमान अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों से सतह का पानी गर्म होता है। इसके अलावा जहाँ जिस देश की लंबी तटरेखा है, खुले महासागर है, या यूँ कहे कि यानी खाड़ियाँ या सागरों का यानी कि खुला क्षेत्र है, स्थलबद्ध देश नहीं है, तो खुले महासागरों में, सागरों में, या लंबी तटरेखा वाले देश हैं, या ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार समुद्री पानी से ऊर्जा बनाने की जो विधि है उसको अपन समुद्री तापीय रूपांतरण ऊर्जा कहते हैं। भारत एक ऐसा देश है, एशिया महाद्वीप की दृष्टि से भारत एक प्रायद्वीप है। तीनों ओर इसकी लंबी तटरेखा है, यानी भारत की टोटल द्वीपों के साथ में तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7500 यानी 7500 यानी कि जो 16 है लगभग 17 है, 17 किमी ये भारत की समुद्री तटीय रेखाएँ द्वीपों के साथ में है। तो एक तो क्या है, भारत लंबी तटरेखा वाला देश है। इसके अलावा खुले महासागर यानी कि यहाँ बंगाल की खाड़ी,
एक तरफ अरब सागर, फिर हिंद महासागर, खुले महासागर का क्षेत्र है। इसके अलावा भारत ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। आधा भारत का यानी कि अधिकांश हिस्सा है कर्क रेखा के दक्षिण वाला, जहाँ ये यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ का अधिकांश क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और वहाँ पे पूरे वर्ष भर यानी कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसके कारण भारत में इस दोहन से अधिक ऊर्जा की क्या है, संभावना रहती है। तो भारत जैसे और भी लंबी समुद्री तटीय रेखा वाले देश हैं, उष्णकटिबंध में पड़ते हैं, खुले महासागरों वाले क्षेत्र हैं, उसमें समुद्र के जो गर्म पानी होता है, समुद्र के पानी का तापमान होता है, उस पानी के तापमान को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं, समुद्री तापीय रूपांतरण ऊर्जा। और ये भारत के अंदर इस प्रकार की स्थिति होने के कारण समुद्री तापीय ऊर्जा की प्रबल संभावना रहती है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कोई समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण से कोई संयंत्र नहीं लगा हुआ है, या समुद्री तापमान से ऊर्जा बनाने की जो टेक्निकल है वो भारत में नहीं आई है। जरूर संभावना है, विश्व स्तर पर इसके बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। अब दूसरी जो है यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। ये ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ज्वारीय ऊर्जा का मतलब है कि समुद्री तटीय क्षेत्रों में उठने वाले ज्वार और भाटा, समुद्री तटीय क्षेत्रों में उठने वाले जो ज्वार और भाटा की सहायता से विद्युत का जो उत्पादन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। अब ये ज्वार और भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा का मतलब होता है कि समुद्र के नियत तल से जल का ऊपर उठना, समुद्र के नियत तल से जल का ऊपर उठना, ये क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और समुद्र के नियत तल से पानी का नीचे गिरना, उसको अपन भाटा कहते हैं। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंदर जब भी दीर्घ ज्वार या दीर्घ ज्वार आते हैं, अमावस्या या पूर्णिमा को लघु ज्वार आते हैं, इसके अलावा भूमध्य रेखीय ज्वार भी आते हैं। तो इस प्रकार के जो ज्वार है, इन ज्वार और भाटा से जैसे ही जल ऊपर उठता है और उन जल को टरबाइन में डालकर टरबाइन घुमाया जाता है और जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। इस विधि को अपन क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कच्छ की खाड़ी के अंदर सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो इस प्रकार यानी ज्वारीय जो ऊर्जा है या समुद्री यानी जो ऊर्जा है, तो ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है कि समुद्री तटीय क्षेत्रों में आने वाले ज्वार और भाटा की सहायता से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये किस प्रकार उत्पादन की जा सकती है? देखो, जैसे भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा की जो प्रबल संभावनाएं हैं या जो संभावित क्षेत्र है वो कहाँ है? खंबात की खाड़ी, गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी है या कच्छ की खाड़ी है। इनके ज्वारगत मुक्त क्षेत्रों के अंदर ज्वारीय ऊर्जा की अधिक संभावना है। इसके अलावा सुंदरवन डेल्टा है, जैसे सुंदरवन डेल्टा हुगली का क्षेत्र है। ये जो हुगली ज्वारगत मुक्त का क्षेत्र है, जहाँ सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र, वहाँ पे भी ज्वारीय ऊर्जा की प्रबल संभावना रहती है। अब इसमें ज्वारीय ऊर्जा के अंदर क्या किया जाता है कि 2-3 तरीके से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जहाँ समुद्र का तट रहता है, जहाँ समुद्र का तट रहता है वहाँ पर यानी बेसिन बांधों का निर्माण किया जाता है। बेसिन बांध का निर्माण किया जाता है। तो समुद्र का तटीय क्षेत्रों के अंदर बेसिन बांध का निर्माण किया जाता है। उसमें 3 तरीके से इसको विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा में समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंदर बेसिन बांध का निर्माण किया जाता है और इसमें जैसे ही समुद्र में ज्वार आते हैं तो उस बेसिन बांध में ज्वार की वजह से पानी भर जाता है और वापस जैसे ही पानी यानी कि नीचे उतरता है या भाटा आता है या उस बेसिन बांध में भरे हुए पानी को
टरबाइन से होकर निकाला जाता है, टरबाइन से होकर निकाला जाता है और टरबाइन घूमता है और विद्युत का उत्पादन होता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि बेसिन बांध का निर्माण है वो इस प्रकार किया जाता है कि पानी जब ज्वार आता है तब भी टरबाइन घूमता है और पानी नीचे उतरता है, भाटा आता है, तब भी टरबाइन घूमता है। यानी कि ज्वार आने और भाटा, पानी ऊपर उठने और नीचे गिरते, दोनों स्थितियों के अंदर यानी कि विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और तीसरे तरीके के अंदर क्या होता है कि जो बेसिन बांध होते हैं समुद्र तट के अंदर, वो इस प्रकार स्थिति में होते हैं कि उसके एक तरफ से जब भी ज्वार आता है तो पानी उसमें भर जाता है। आते वक्त विभिन्न नालियों से और टरबाइन से होते हुए आता है तो उसमें विद्युत का उत्पादन होता है। और फिर दूसरे दिशा से, दूसरी तरफ से पानी है वो वापस नीचे बाहर निकलकर समुद्र में चला जाता है। तो निकलते वक्त भी टरबाइन से होकर निकलता है, तब भी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ज्वारीय ऊर्जा है, इसके लिए भारत में प्रबल संभावनाएं हैं। जैसे कच्छ की खाड़ी के अंदर इसका प्लांट लगाया जा रहा है, हुगली का जो सुंदरवन का डेल्टा है या खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ये एक ऐसी ऊर्जा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और बिना समाप्त नहीं होने वाली नवीनीकरणीय ऊर्जा है। पर्यावरण के लिए इसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और अनवरत ये यानी कि विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे के अंदर क्या आते हैं, 24 घंटे के अंदर 2 ज्वार आते हैं। दैनिक ज्वार के अंदर प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 ज्वार आते हैं। तो जैसे ही ज्वार आएगा, एक प्रत्यक्ष आता है, एक अप्रत्यक्ष आता है। यानी कि एक पृथ्वी के केंद्र प्रसारित बल के द्वारा आता है, एक अपसारी बल के द्वारा आता है। तो अभिसारी और अपसारी बल के द्वारा दोनों तरह के जब भी ज्वार आते हैं तो उससे विद्युत का उत्पादन होता है। और ये ऐसी तकनीकी है जिससे यानी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ समस्याएं हैं कि हर क्षेत्र में, प्रत्येक ऐसा समुद्री तट है वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। मतलब तट है वो इस प्रकार होना चाहिए, ज्वारदन मुख होना चाहिए। जैसे भारत का जो पश्चिमी तट है जिसमें कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, यहाँ कोई डेल्टाई क्षेत्र नहीं है और ज्वारदन मुख है। तो एक तो क्या है कि नदियों के द्वारा समुद्री तट में विभिन्न गाद भरने की जो समस्या है ये नहीं होनी चाहिए। और तट है वो बिल्कुल यानी कि स्टेबल और लंबवत होना चाहिए, वर्टिकल स्थिति के अंदर होना चाहिए, ताकि ज्वार अधिक आता है, पानी अधिक आता है तो उससे पानी भरता भी अधिक है बेसिन बांध में, और भरते वक्त और निकलते वक्त दोनों स्थितियों के अंदर यानी पानी टरबाइन से होकर निकलता है तो विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की ये जो ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित विद्युत ऊर्जा की जो टेक्निकल है, ये फ्यूचर में बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित कुछ समस्याएं भी है। जैसे भारत में ऊर्जा के स्रोत के तौर पर ज्वार क्रिकों की संख्या कम होना, ऊर्जा के तौर पर जहां ज्वारीय विद्युत ऊर्जा की जो क्रिक की स्थिति है वो कम होना है, एक तो ये है। और दूसरी समस्या ये है कि इसे बेहद ऊंचे ज्वार श्रेणी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम से कम 5 मीटर का ज्वार आना चाहिए। जैसे कच्छ की खाड़ी में अपन का 6 यानी कि 7 से 8 मीटर ज्वार आता है, तो कम से कम ऊंचा ज्वार आना चाहिए। कितने? मिनिमम 5 मीटर, 5 मीटर का ज्वार आना, 5 मीटर ऊंचा ज्वार आना जरूरी है, तभी यानी विद्युत का ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा तो इसमें भारत में एक तो ऊंचे ज्वार बहुत कम क्षेत्रों में आते हैं, कच्छ की खाड़ी को छोड़ के बहुत नहीं आते हैं। और उच्च क्षमता क्षेत्र सुदूरवर्ती क्षेत्र होते हैं और ऊर्जा का यानी कि ये जो उत्पादन है ये थोड़ा खर्चीला भी रहता है, तकनीकी से युक्त रहता है।
चौड़े मुंह वाली खाड़ी या ज्वारदंडमुख बांध निर्माण कार्य करना ये भी बेहद खर्चीला होता है। तो जहाँ जहाँ पे चौड़े मुंह वाली जो खाड़ियाँ हैं उनसे बांध का निर्माण करना और फिर ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण करना, उत्पादन करना, ये थोड़ी खर्चीली टेक्निकल है, लेकिन एक बार विकसित होने के बाद में इसका उत्पादन निरंतर बना रहता है। तो इस प्रकार भारत में ज्वारीय ऊर्जा की प्रबल संभावनाएं भी है, कुछ क्षेत्रों में संभावना है और कुछ समस्याएं भी है। अब अपन नेक्स्ट ऊर्जा लेते हैं जैविक ऊर्जा। तो जैविक ऊर्जा क्या होती है? जैविक ऊर्जा के अंतर्गत बायोमास और बायोगैस आती है। तो बायोमास का मतलब है कि जैसे धान की भूसी है, धान की चावल की भूसी है, या गन्ने की खोई है, या अन्य जितने में ये जो कृषि अवशेष है, इसके अलावा कोई प्राकृतिक वनस्पति है या शहर का कूड़ा कचरा है, इससे यानी कि ऊर्जा के उत्पादन की जो विधि है उसको अपन क्या कहते हैं? जैविक ऊर्जा कहते हैं। तो जैविक ऊर्जा के तौर पर यानी धान की भूसी, गन्ने की खोई या प्राकृतिक वनस्पति, शहर का कूड़ा करकट कचरा, शहर का जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ है उससे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसको अपन जैविक ऊर्जा कहते हैं। और वर्तमान समय के अंदर विश्व के सामने भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या बनी हुई है? नगरीय अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट निपटान, अपशिष्ट निपटान, ये पूरे विश्व के सामने एक बड़ी समस्या बनी हुई है। नगरीय जो अपशिष्ट निपटान है, नगरों के अंदर रोजाना लाखों टन कचरा निकलता है, उसका निपटान किस प्रकार किया जाए? इसके लिए सबसे बड़ी एक चुनौती है विश्व के सामने। ये जो चैलेंजेस है वर्ल्ड के सामने, भारत के सामने भी अधिक है। ज़्यादातर जहाँ अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, विकासशील देश हैं, जहाँ शहरों में जनसंख्या अधिक रहती है, उनके सामने ये और भी समस्या विकट है। अब इस जो नगरीय अपशिष्ट जो निपटान है, इसका निपटारा किस प्रकार किया जाए? शहरों से लाखों टन जो कचरा होता है उसमें जैविक कचरा भी होता है, विभिन्न फल सब्जियों से संबंधित जो कचरा होता है, या विभिन्न जो कृषि से अपशिष्ट कचरा है, या अन्य जो अपशिष्ट कचरा है, खाद्य से संबंधित कचरा है, इससे ऊर्जा का तो उत्पादन किया जा सकता है बाई एक टेक्निकल के द्वारा। लेकिन अन्य जैसे प्लास्टिक कचरा है, ये भी एक वर्तमान में समस्या बनी हुई है। तो इस प्रकार की ये जो समस्या है वर्ल्ड के सामने, भारत जैसे देश में और भी ज़्यादा है कि नगरों के अंदर जो बनने वाला लाखों टन कचरा है, इसको कहाँ डाला जाए? ज़मीन में डाला जाए तो उसके लिए एरिया चाहिए, और मिट्टी है वो यानी कि अनुपजाऊ बन जाती है। उसको पानी में डाला जाए तो नदियाँ प्रदूषित हो जाती है, उसको खुले में डाला जाए तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, वायुमंडल पूरा प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार के प्लास्टिक के कचरे और जैविक के कचरे के निपटान के लिए बहुत सारी वर्तमान में टेक्निकल चल रहा है, और विकसित देशों के अंदर जहाँ जैसे न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, उसमें इस प्रकार जो कचरा रिसाइकल होना है, प्लास्टिक को रिसाइकल करना, जैविक कचरा है उससे विद्युत का उत्पादन करना, इसके लिए बहुत बड़े संयंत्र लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये जो जैविक कचरा है, प्लास्टिक को छोड़ के अन्य जितने भी घास, सब्जियां, फल, फ्रूट, खाद्य पदार्थ, ये जो जैविक कचरा है, इससे विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। कचरे का भी निपटान हो जाता है और विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। इसके अलावा जेट्रोपा एक पौधा है जिससे बायोडीजल का निर्माण किया जा सकता है, और देश का पहला जो बायोडीजल संयंत्र है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। काकीनाडा जो बंदरगाह है, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। यानी कि जेट्रोपा जो पौधा है, इससे बायोडीजल का निर्माण होता है। और राजस्थान में भी उदयपुर के अंदर बायोडीजल यानी जेट्रोपा से बायोडीजल का निर्माण होता है।
इस प्रकार यानी कि धान की जो भूसी है, क्योंकि भारत में चावल भी अधिक उत्पादन होता है, तो धान या गन्ने की खोई का तो उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है, पशुओं के आहार वगैरह क्षेत्र में होता है, बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट भी बनते हैं। धान की जो भूसी है इससे भी जला करके यानी कि विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें जैसे पंजाब के अंदर जलखेरी क्षेत्र है, पंजाब के अंदर जलखेरी क्षेत्र है, जहाँ पे धान की भूसी से विद्युत उत्पादन का संयंत्र लगा हुआ है। पंजाब के जलखेरी क्षेत्र में धान की चावल की जो भूसी है उससे विद्युत उत्पादन का संयंत्र लगा हुआ है। इसके अलावा बठिंडा, पंजाब के अंदर एक और है बठिंडा, यानी कि बठिंडा, तो बठिंडा के अंदर भी जैविक ऊर्जा, जितने भी खाद्य वगैरह या वनस्पति जितने अपशिष्ट है फल फ्रूट के, उनसे द्वितीय श्रेणी के जो जैविक अपशिष्ट है उससे यानी कि विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो द्वितीय श्रेणी का जैविक ऊर्जा का जो संयंत्र है वो बठिंडा पंजाब के अंदर है, और धान की भूसी से भी जल यानी कि विद्युत का उत्पादन के पंजाब की जलखेरी में संयंत्र लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे संयंत्र है विश्व के अंदर, बाहर राजस्थान में भी है, जिससे इस प्रकार की जो जैविक वनस्पति है, विभिन्न कृषि अवशेष है और अन्य जो खाद्य कचरा है, इससे विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए यानी कि अलग अलग समय में भारत में कई बार परियोजनाएं भी बनी है, और शहर कचरे से बिजली उत्पन्न करने के लिए अभी यानी कि शहर का जो कचरा है उससे बिजली उत्पन्न करने के लिए दिल्ली के ओखला और तीमारपुर में संयंत्र लगाए गए हैं। दिल्ली का जितना भी कचरा है या नगरीय अपशिष्ट निपटान से जैविक ऊर्जा उत्पादन करने के लिए दिल्ली के ओखला और तीमारपुर, दिल्ली की ओखला और तीमारपुर के अंदर जैविक ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन करने के संयंत्र लगे हुए हैं, या जो नगरीय कचरा है उससे जैविक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए संयंत्र लगे हुए हैं, ताकि दिल्ली जैसे महानगरों का जितना भी कचरा है उसका सही तरीके से निपटान भी किया जाता है और उससे विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। अभी भारत सरकार ने एक स्वच्छ भारत यानी कि अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत शहरों के अंदर सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग यानी कि इकट्ठा किया जाता है। गीला जो कचरा है, फल सब्जियों जैविक जो पदार्थ है उसका जितना भी कचरा है उसको इकट्ठा करके अलग डाला जाता है, ताकि उससे जैविक ऊर्जा का निर्माण किया जा सके, उससे विद्युत का उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा पशुओं की जो गोबर होती है उससे भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, बायोगैस। तो बायोगैस की भी प्रबल संभावना है कि पशुओं के गोबर से या अन्य जितने भी जो वनस्पति या जैविक अपशिष्ट है, पशुओं के गोबर और जैविक अपशिष्ट, इससे भी यानी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जानवरों के मल मूत्र या कृषि अपशिष्टों की सहायता से बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। जैविक ऊर्जा उत्पादन में भारत में अग्रणी जो राज्य है, सबसे ज़्यादा जैविक ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा जैविक ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर कौन है, उत्तर प्रदेश। तीसरे कर्नाटक, यानी कि भारत में सर्वाधिक जैविक ऊर्जा का उत्पादन है वो महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में, फिर कर्नाटक के अंदर, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के अंदर यानी जैविक ऊर्जा का उत्पादन
होता है। और अन्य भी राज्यों के अंदर छोटे छोटे जो संयंत्र लगे हुए हैं जिससे जैविक ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो अब अपन का जो टॉपिक था ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, उसको यानी सभी जो अपरंपरागत स्रोत थे उसका अपन अध्ययन किया है। धन्यवाद।